हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नीट काउंसलिंग अड्डा पर। ठीक है, नीट काउंसलिंग अड्डा। ठीक है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारे इस चैनल पे आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है नीट यूजी के लिए, और इस पर जो भी आपका अपडेट्स रहता है वो सब कुछ बताया जाता है। मेनली काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी कराई जाती है। ठीक है, तो अभी हम आपको जैसे कि ऑलरेडी पता है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ऑल इंडिया आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 5 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। ठीक है बच्चों, 5 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं। तो ब्रोचर जो होता है, ये जो आपके सामने हमने ब्रोचर खोला है, नीट यूजी MBBS BDS BSc नर्सिंग काउंसलिंग 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इसमें यही रहता है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उसमें क्या क्या आपको बताया गया है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 है आपका इंट्रोडक्शन, नीट यूजी काउंसलिंग क्या है, इस सब के बारे में बताया है। रोल ऑफ MCC इन नीट काउंसलिंग, MCC क्या होता है और उसका क्या रोल है नीट काउंसलिंग में। इंट्रोडक्शन कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू है। चेंजेस इंट्रोड्यूस फ्रॉम काउंसलिंग 2026, तो मतलब इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं काउंसलिंग में। NRI कैंडिडेट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, इन सब के बारे में बताया। पर्सन विद बेंचमार्क PWD के बारे में। ऑल इंडिया कोटा क्या है आपका, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं और उनका क्या योगदान है, कैसे हम पता करते हैं, और वो किस तरीके से, क्या वो सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलती हैं, क्या आपकी स्टेट काउंसलिंग से मिल जाती हैं, कि इनकी फ़ीस कितनी रहती है और ये कितने मार्क्स तक मिल पाती है, ये सब हमारी काउंसलिंग में ही इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन इसमें जो ब्रोचर है इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा, वो हम आपसे अलग से मतलब वीडियोस बनाएंगे, उन सब में आपको बताएंगे। एम्स, ऑल इंडिया जो एम्स हैं उसमें काउंसलिंग कैसे होती है, वो आपको कॉलेज सिर्फ ऑल इंडिया से मिलते हैं या कोई जो स्टेट में है, जैसे यूपी में है, यूपी गोरखपुर एम्स गोरखपुर है, तो वो यूपी काउंसलिंग से ही मिल सकता है। इस सब के बारे में बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, तो यही सब आपके क्लियर होने जाएंगे। ESIC इंश्योरेंस पर्सन कोटा, ये क्या होता है, कौन कौन से कोटाज होते हैं, जैसे आपने सिर्फ नॉर्मली सुना होगा, जनरल सुना होगा, OBC सुना होगा, SC सुना होगा, ST सुना होगा, और PWD आपने सुना होगा, PWBD आपने सुना होगा। तो ये सब होता है, जैसे आर्म्ड फोर्स होते हैं, उन सब के बारे में भी, उन सब का भी कोटा रहता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे DU है आपका, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, JMI है, AMU है, ये सब आपकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है बच्चों, RML हो गया, ESIC डेंटल, ये सब आपकी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन्होंने एक अलग चैप्टर में समझाया है, क्योंकि इसका जो होता है आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा भी रहता है, इंटरनल कोटा रहता है, और ऑल इंडिया से ये कितना रहता है, और स्टेट कोटा इसका कितना रहता है। तो ये एक अलग चैप्टर है, इसका आपको अलग से समझाया जाएगा। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपका यूपी में है, ये कैसे क्या रहता है, इसका भी एक अलग चैप्टर है, इसमें भी आपको बिल्कुल डिटेल में अलग से समझाया जाएगा। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो आपके आर्म फोर्स होते हैं, जैसे जिपमर वगैरह जो रहते हैं, है ना, और आर्म फोर्स जो कॉलेज हैं, मतलब जो आर्मी लोगों के लिए, आर्मी बच्चों के लिए जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, कितनी रैंक तक उनको कॉलेज मिल जाते हैं, तो इन सब के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जिपमर हो गए, पुंडुचेरी हो गया, कैरिकाल में जो आपके जिपमर हैं, उन सब के बारे में भी इसमें डिटेल में समझाया जाएगा। उन सब का क्या क्राइटेरिया रहता है, किस बेसिस पे वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और कितनी रैंक तक उन्हें कॉलेज मिलते हैं, कौन से बच्चे इस कोटा में एलिजिबल हैं, ये सब इस चीज़ में आपको बताया जाएगा। ठीक है, BSc नर्सिंग भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्या सर नीट से भी BSc नर्सिंग मिलती है, या फिर नीट से सिर्फ MBBS BDS और आयुष मिलता है। तो आपका BSc नर्सिंग भी नीट से ही मिलता है, इस सब के बारे में पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो मेनली रहते हैं वो आपका BSc नर्सिंग नीट के थ्रू ही काउंसलिंग होती है इनकी। ठीक है, अंडर IP यूनिवर्सिटी। रजिस्ट्रेशन एंड MCC, मतलब आपका जो है MCC वाले ही काउंसलिंग कराते हैं, BSc नर्सिंग के ही। और ये सब बातें आपको समझ में आ गई। फिर रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे आपको रजिस्टर करना है। देखो 2-4 स्टेप होते हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपका सीट मैट्रिक्स आता है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलते हैं, उसके बेसिस पे आपका मतलब
प्रोसेस पूरा ये चलता रहता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बच्चों काउंसलिंग में, तो यही सब इन सारे स्टेप्स आपके काउंसलिंग में डिपेंड रहते हैं। तो कौन कौन सा स्टेप वाइज होता है ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है, इन सब के बारे में समझाया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस ऑफ काउंसलिंग, अब रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद फीस कितनी है काउंसलिंग की वो सब उसमें बताया जाएगा। फीस एंड स्टाइपेंड इसके बारे में, रिफंड पॉलिसी क्या है वो सब आपको देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहता है फीस एंड स्टाइपेंड और रिफंड पॉलिसी। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और देखिए इसलिए आपको एक काउंसलर की हेल्प लेना चाहिए, जैसे कि आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। 88 74 50 86 96 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर से हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। देखिए क्यों, रिफंड और स्टाइपेंड रिफंड पॉलिसी, बहुत सारे स्टूडेंट की जो सिक्योरिटी मनी होती है 20,000 वो उनकी ख़राब चली जाती है, वो उनकी सरकार के पास चली जाती है, वो ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो जाती है सेकंड राउंड में, उन्हें क्या करना है, कब एग्ज़िट लेना है, कब फ्री एग्ज़िट होता है, कब आपको सीट मिल जाती है तो आपको जाना ही जाना है, कब आप वो सीट छोड़ सकते हैं, कब आप अपग्रेड करा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हर बच्चे को नहीं होती है। अभी आप क्या करके आए, आपने काउंसलिंग नहीं सीखी है बच्चों, आपने क्या सीखा है, नीट का एग्ज़ाम आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, आपने पीसीबी पढ़ा है, ये सब आप पढ़ कर आए हैं, और ये पढ़ने के बाद आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। 110 पेज का ये पूरा बुलेटिन दिया गया है, तो ये सब आप पढ़ते बैठेंगे, आपको ये सब नहीं पता है, तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, ताकि आपकी ये जो 20,000 सिक्योरिटी मनी है ये बिल्कुल सेफ रहे, आपके इस पे आँच नहीं आने चाहिए, और आपको जो बेहतर कॉलेज मिलना है वो भी मिल जाए। किस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है, कौन सा, अगर आपने देखिए बच्चों, आपने चॉइस फिलिंग अच्छी करी, आपने सिर्फ कॉलेज देख लिया ये कॉलेज बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कॉलेज ऑटोनॉमस है और आपकी 4000 रैंक है, फिर वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मान लो सेकंड राउंड में आपने ऐसा कर दिया तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेते हैं छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी गई। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों, समझ रहे हैं आप। और आपको हर कॉलेज की और इन्फॉर्मेशन नहीं है, कौन सा ऑटोनॉमस है या कौन सा डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चैप्टर 17 क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs, ये हर एक उसमें रहता है, ये भी आपके सारे इसी में कवर हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल, एनेक्सियर वगैरह उन सब में डिटेल दी जाएगी। लिस्ट ऑफ सेंटर, देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट में समझाया गया लिस्ट ऑफ सेंटर इशूइंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड गाइडलाइन फॉर असाइनमेंट। गाइडलाइंस क्या क्या है, प्रोफार्मा क्या है, SC ST। देखिए जो बच्चे बहुत सारे डाउट में रहते हैं कि सर मुझे एस का प्रोफार्मा नहीं मिल रहा, ST का प्रोफार्मा नहीं मिल रहा, सर एंटी रैगिंग का प्रोफार्मा नहीं मिल रहा, सर कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा नहीं मिल रहा है, सर मुझे ये वो, आप सबको ये चीज़ें नहीं पता रहता है, तो इन सब में ये ऑलरेडी प्रोफार्मा इसमें दिए होते हैं, ये आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देखते, किसी ने आपको भेज दिया तो आप वो डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, उसी पे यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार समझिए सब चीज़, तो उसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ दिया होता है। तो प्रोफार्मा आपका OBC NCL का भी दिया हुआ है, EWS सर्टिफिकेट का भी प्रोफार्मा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BHU के लिए, अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो इसमें बताएंगे हम आपको। AMU का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एम्स का क्या है, और आपका जिपमर पौंडीचेरी ये जो है इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले, और इसके बाद लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन की लिस्ट दी है। एब्रीविएशन मतलब वो होता है जिसका हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसमें हम UP लिख देते हैं, ये इसका एब्रीविएशन हो गया। तो ऐसे ही इन सब का दिया है, RML हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, AFMC, ये सब कॉलेजेस के नाम है। AIQ क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस तरीके से आप ये सब देख सकते हैं। DU आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। IP क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो JML क्या है आपका, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। इसी तरीके से आपकी सारी MCC, ये जो है मेनली इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, यही है जो आपकी काउंसलिंग कराती है, यही आपकी वेबसाइट है, यही आपकी, ठीक है, कमेटी है जो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग आपका कराता है, कंडक्ट कराता है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपको ऑलरेडी पता है। ORS आपको बोलते हैं, अदर्स, ये वर्सेस वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब रही बात इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर है, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ऐसे उन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको,
एकदम सब चीज़ बहुत ही अच्छे से डिटेल में बेहतरीन करके समझाया है। अब इसमें कुछ इतना खास है नहीं जो कि आपको लाइन टू लाइन समझाया जाए, ये कोई आपके नोट्स नहीं है, ना ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप सुपरफिशियली देखते रहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आप देखते रहिए। न्यू दिल्ली इज़ कंडक्टिंग काउंसलिंग फॉर MBBS सीट, ये सब है आपका 50, ऑल इंडिया का जो रहता है आपका 15% में रहता है, और स्टेट का आपका 85% में आपकी सीटेड रहती हैं। ठीक है, नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NTA, ये तो आप ऑलरेडी दे ही आए हैं, तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। तो अब ये देख सकते हैं, ये भी सब बताया हुआ है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, और जो भी आपका उसमें लॉज हैं वो सब आपके बताए गए हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या लॉज रहते हैं, क्राइटेरिया के काउंसलिंग के, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, क्राइटेरिया, एडमिशन सीट, ये सब वही है बेटा, और कुछ इतना खास नहीं है। तो ये आया मेन टॉपिक, रोल ऑफ MCC इन नीट काउंसलिंग। MCC का क्या रोल है नीट काउंसलिंग में? सबसे पहले हम आपको एक भूमिका बना देते हैं, MCC का क्या रोल है। देखिए 15% जो होती हैं आपकी ऑल इंडिया कोटा, यानी कि AIQ, MBBS BDS सीट, ठीक है, ऑल इंडिया की जो 15% है वो आपकी ऑल इंडिया में आती हैं। जैसे कि आप यूपी से हैं, अगर आप यूपी से हैं, आपको कहीं और अदर स्टेट में लेना है, MP में लेना है, महाराष्ट्र में लेना है, कर्नाटका में लेना है, या फिर आपको कोई भी राजस्थान में लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप यहाँ के जो कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया के थ्रू जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप 15% में एलिजिबल हैं ओनली। ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर आप यूपी के ही हैं तो यूपी की जो काउंसलिंग होगी आपकी, उसमें आप 85% में एलिजिबल हैं। क्यों 15% कहेंगे? 15% दूसरे लोगों के लिए छोड़ दो ना। हाँ, तो वो 15% दूसरे लोगों के लिए। लेकिन 100% जो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि सर डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट में, तो क्या हम स्टेट से ले सकते हैं? नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% आपकी किससे जाता है? MCC से, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाता है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी 100%। एम्स भी आपके इसी में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, एम्स हो गया, जिपमर हो गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे BHU, AMU, DU और ESIC कॉलेजेस जो अभी आपको ऊपर बताए थे, ये सारे सब इसी में ही आते हैं। और आपके AFMC, BSc नर्सिंग, ये कौन से वाले? सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाले, ये सारे किस में आते हैं? आपके ऑल इंडिया काउंसलिंग में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी आपके ऑल इंडिया में आ गई? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ गई, एम्स आ गए, जिपमर आ गए, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, या ESIC कॉलेज हो गए, AFMC हो गए, BSc नर्सिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाले, ये सब आपके किस में आ जाएंगे? ऑल इंडिया काउंसलिंग में। ठीक है बच्चों, देखो अब एक पॉइंट हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये इन्होंने पहले पॉइंटों में इसमें ये सब समझा दिया कि ये 15% और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब इसमें आ गया। जो हमने ESIC, AFMC यूनिवर्सिटी, ये जो हमने आपको बताया वो सब इन्होंने यही लिख रखा है। ठीक है, ये तो हम सबको याद था बच्चों, तो हमने आपको डायरेक्टली बता दिया बिना पढ़े। तो आप इसको पढ़ेंगे भी तब भी 15% AIQ, ये आपका 100% एम्स इंस्टीट्यूट, 100% जिपमर, BSc नर्सिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये आपके 100% ही इसी में आएंगे। द रोल ऑफ MCC, ये सब इसका रोल वगैरह वो सब आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपकी बात आई इस पर, इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन क्या है कैंडिडेट्स के लिए, ये सब थोड़ा सा इसमें ज़रा प्रकाश डालते हैं। क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट, या तो आप क्वालिफाइड की हो। अब क्वालिफाइड का क्राइटेरिया उन्होंने क्या दे रखा था? क्वालिफाइड का क्राइटेरिया आपको दिया है, अगर आप जनरल हैं, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप जनरल हैं तो आपके 213 नंबर होने चाहिए थे, और अगर आप अदर देन जनरल हैं, OBC वगैरह हो गया, SC ST हो गए आपके, तो आपके 177 मिनिमम मार्क्स, ये इस बार की हाईएस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स हैं बच्चों। इससे पहले कभी इतना मार्क्स नहीं गया, हमेशा कितना जाता था? 107, 117, 127, ये इसी के आसपास घूमता रहता था। लेकिन इस बार क्या हुआ? 213, 177। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी में ही दिक्कत कर गए होंगे कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। वो सिर्फ 100 नंबर के चक्कर में थे, 150 नंबर ले आएंगे, उनका MBBS प्राइवेट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, अब उन्हें 213 ही नंबर नहीं आया।
और दूसरी बात, कभी बच्चों आप किसी के बहकावे में मत आना कि अगर तुमने क्वालिफाई नहीं किया तो हम तुम्हें प्राइवेट या फिर कहीं पर भी सेमी गवर्नमेंट आपको सीट दिलवा देंगे। बिल्कुल भी इस जलावे में मत आना। विदाउट काउंसलिंग आप कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं करवा सकते, ना ही कोई पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए कॉलेज अलॉट करवा सकता है। अगर आपने करवा भी दिया, उसने बैकएंड से कुछ भी करके आपसे पैसे ले लिए या आपको कॉलेज अलॉट करवा दिया, तो फिर वो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा और आने वाले समय में 1-2 साल में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। वो आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरी बात पैसा भी बर्बाद अलग से होगा। और वो आदमी जिसने एडमिशन कराया होगा वो ऐसे गायब हुआ होगा, वो आपको दिखाई भी ना देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी के बात में मत आना। यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी जो आपको ज़रूरत है और बिल्कुल सही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड MCC वेबसाइट। MCC वेबसाइट इन्होंने बता दी www.mcc। आप हमारे चैनल है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है और यूट्यूब काउंसलिंग है तो आपको पता ही है, नीट काउंसलिंग अड्डा यूट्यूब चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने सिर्फ MCC की वेबसाइट दी है, हमने अपने 29 स्टेट हैं, अपनी 29-30 जो भी हैं, तो उसमें हर एक स्टेट का आपका वेबसाइट दे दिया है कि कौन से स्टेट की कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे करके आपके हर स्टेट की, जैसे बहुत जल्दी आपके केरला कर्नाटका भी, ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, इनके भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी सारी लिंक हमारे उस पर पड़े हुए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पार्टिसिपेट काउंसलिंग प्रोसेस अलॉटेड सीट MCC डज नॉट अलाउ एनी सीट आइडर और नॉमिनेशन। हाँ देखो, इन्होंने बता दिया नॉमिनेशन या बेसिक और मैनुअली ऐसे किसी भी बच्चे को या कोई सिफारिश लगा दे, किसी भी बच्चे को सीट अलॉट नहीं करी जाती है। विदाउट काउंसलिंग कोई भी बच्चा नहीं आ सकता, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम आपको ऐसे ही सुपरफिशियली आपको बता देते हैं जल्दी। चलिए देखो, इसमें क्या है, हर गवर्नमेंट मेडिकल सीट की 15% सीट पूरे इंडिया के लिए स्ट्रक्चर होती है। ये आपकी पहली लाइन थी, वो आपको बता दी गई है। ठीक है, और क्या है, सीट अलॉट होती है, किस किस को सीट अलॉट हो सकती है, नीट रैंक के बेसिस पर होती है। कैटेगरी, रिजर्वेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अवेलेबिलिटी जो भी है आपकी इसमें, उसी के बेसिस पे ही आपकी सीट चॉइस फिलिंग की जाती है। जिसकी रैंक अच्छी होगी, जिसने अच्छी चॉइस फिलिंग करी होगी, उसको पहले सीट मिलेगी, उसको बेहतर सीट मिलेगी। चॉइस फिलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों। चॉइस फिलिंग कैसे रोल प्ले करती है, अब आप ये देखो, जैसे कि किसी बच्चे का मान लो अब 5000 रैंक है, अब इसका 5000 रैंक, अब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलेज की। अब उसने क्या करा, बच्चे ने ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन किया, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से वो चॉइस फिलिंग करता जा रहा है। अपने बहुत सारी चॉइस फिलिंग कर देते, जितनी कॉलेज रहते हैं अवेलेबल आपके सामने कॉलेज रहेंगे, आप वो सारे चॉइस फिल कर सकेंगे। ठीक है, अब 5000 रैंक है, उसने पहला एम्स डाल दिया, दूसरा एम्स डाल दिया, तीसरा जिपमर डाल दिया, इस तरीके से उसने अपने कॉलेज डालता रहा। 8वें नंबर पे उसने क्या करा, एक ऑटोनोमस कॉलेज डाल दिया। अब उसे पता नहीं है ये ऑटोनोमस है, उसने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी सिटी के अंदर है, अब उसने ये कॉलेज डाल दिया। तो जब ये कॉलेज उसने डाल दिया, उसकी 5000 रैंक है बच्चा, तो उसको सबसे पहले यही कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड में मिल गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड में मिल गया, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन यही आप उसने गलती करी, सेकंड राउंड में उसने अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करी, लेकिन अपना सीक्वेंस यही रखा। जब उसने अपना सीक्वेंस ये रखा तो उसको फिर से ये कॉलेज मिल जाएगा। अब सेकंड राउंड में जब कॉलेज मिल गया तो आपको सीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है 20,000, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कितना बड़ा ये दिक्कत हो गई, आपकी 20,000 रुपये चले गए। तो हमारे जो काउंसलिंग के बच्चों फीस रहती है वो कुछ मिनिमम चार्जेस रहते हैं। अगर आप वो हमारी फीस देंगे और उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे पेड काउंसलिंग में, तो आपकी ये जो 20,000 है ये आपके बहुत ही अच्छे से सेफ रहेंगे। ये तो आपके एक तो ऑल इंडिया के, फिर आपके स्टेट के भी लगभग 40,000 है ना। तो ये जो है आपके वापस आना, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक ज़रूरी है ना। 20,000 कोई आम रकम भी नहीं है, इतनी भी कम नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि आपको कौन सा कॉलेज पहले भरना है। चॉइस फिलिंग इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चॉइस फिलिंग आपको समझ में आ गई। और दूसरे बहुत सारे रूल्स आपके ये रहते हैं कि आपको कब फ्री एग्जिट लेना है। फ्री एग्जिट क्या होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है फ्री एग्जिट क्या होता है ना। फ्री एग्जिट, अब फ्री एग्जिट आप कब कब ले सकते हैं,
ये सब हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। यहाँ तो हम आपको वीडियो बता रहे हैं तो आपको एक सुपरफिशियली बात बता दे रहे हैं कि आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड राउंड में आप कब फ्री एग्जिट ले सकते हैं, या होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए ये बात अपनी ख़त्म हो गई। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, देखिए एमसीसी काउंसलिंग में, एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उसमें टोटल 4 राउंड होते हैं, ठीक है। 4 राउंड होते हैं। राउंड 1 क्या होता है, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है। क्या शर्त है, या तो क्वालिफाइड हो और वो बच्चा एलिजिबल हो, बस ये उसकी क्राइटेरिया कंप्लीट है तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग और बाकी फर्दर प्रोसेस उसके जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब आगे काम कर सकता है अपना। सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर सीट मिलती है तो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या राउंड 2 में बेटर कॉलेज के लिए अपग्रेड करते हैं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बेहतर लग रहा है, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, अपना कॉलेज कंटिन्यू करा। नहीं करा तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉलेज में कहेंगे कि मुझे अपग्रेड कराना है, तो कॉलेज में ही वो आपकी फ़ीस वगैरह उनका अपना हिसाब रहता है। कभी कभी कॉलेज में कोई फ़ीस पहले लेता है, कोई 50% ले लेता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि मुझे अपग्रेड कराना है, तो आप एक एप्लीकेशन दे देना अपने कॉलेज को, वो आपका अपग्रेडेशन में लगा देगा। अगर आपका अपग्रेड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपका वही कॉलेज कंटिन्यू रहेगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब राउंड 2, राउंड 2 क्या आता है, एक तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। राउंड 2 में भी न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। या अपग्रेड चाहते हैं, राउंड 2 यही तो है, फर्स्ट राउंड वाले आपके राउंड 2 में आ गए अपग्रेड वाले, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, वो भी आपको कैसे करनी है वो सब हम आपको पेड काउंसलिंग में बताते हैं अच्छे से, ठीक है। थर्ड राउंड में क्या होता है, इस राउंड तक अपग्रेडेशन अलाउड होती है। इसमें आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला तो उसके बाद आप फिर से फर्दर अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फर्दर अपग्रेड करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी अपग्रेड करा सकते हैं। अपग्रेड हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ था या आपको सेकंड राउंड में मिला था उसी कॉलेज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अब जो पॉइंट आता है थर्ड राउंड में, थर्ड राउंड अगर राउंड 3 की सीट ज्वाइन कर ली, अगर इस चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर राउंड 3 की सीट आपने ज्वाइन कर ली तो आप उसे रिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू करना है और वो कंटिन्यू ही रहेगी। आप ये सोचें कि मुझे ऑल इंडिया से राउंड 3 में सीट मिल गई और आपको मान लीजिए आप स्टेट की भी करा रहे थे, पैरेलल में चलती हैं सब, राउंड 3 तक स्टार्ट हो जाएगी आपकी। यूपी में मान लो आपको KGMC मिल रहा है तो आप ये सीट नहीं ले सकते यूपी वाली। अगर आपने यूपी में KGMC वाली सीट ले ली तो आप यहाँ से भी हाथ धो बैठेंगे और यहाँ से भी हाथ धो बैठेंगे। ये सब चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप दोनों तरफ से आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर आपका नंबर लाना ही बेकार और आपकी खुद से काउंसलिंग करना भी बेकार। समझ रहे हैं आप बात, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, थर्ड राउंड में मिल गया तो स्टेट काउंसलिंग। लेकिन आप अगर स्टेट में पहले से करते आ रहे हैं तो बात अलग है, आप उसे कंटिन्यू रख के उसको छोड़ दो वहीं पर भी। यहाँ पर अगर थर्ड राउंड में ऑल इंडिया में मिल गई तो इसी में भाई जो ऐसी मिली जो मिली है रख लो चुपचाप, इसी में कंटिन्यू रखो। नहीं कंटिन्यू करोगे तो अगली साल का इंतज़ार करो, वो भी अगली साल ज़रूर आएगी। स्टे वैकेंसी राउंड, फिर आपका राउंड आता है स्टे वैकेंसी, स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी क्या होता है, स्टे वैकेंसी मतलब स्टे मतलब बच्चा हुआ, वैकेंसी मतलब जगहें, राउंड मतलब आपका फर्दर राउंड जो आपका चल रहा है। सीधे सिंपल उसके नाम में ही उसका मायने छुपा है। ये लास्ट राउंड होता है और इसी के ही कुछ फर्दर राउंड आगे चलते रहते हैं। वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ है, क्यों किसी ने कॉलेज छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया तो एक सीट बची है, 2 सीटें बची हैं, फिर एक राउंड अगला बढ़ गया, फिर एक सीट बची है, फिर राउंड अगला बढ़ गया। तो स्टे वैकेंसी के जो राउंड होते हैं वो राउंड गिने नहीं जाते, वो एक सब राउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए 4 राउंड में ये आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, जैसे कि पहले इन्होंने अपने बुलेटिन में सब कुछ बताया है, ठीक है। अब ये बुलेटिन हम लाइन टू लाइन तो आपको पढ़ के बताएंगे नहीं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें पहले से पता है, तो हम आपको सिर्फ सुपरफिशियली समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, बची हुई सीट फिल होती हैं। जो राउंड 3 में ज्वाइन कर चुके हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो राउंड 3 में ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टे वैकेंसी में एक बात और है, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर उसमें आपको सीट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आपका जो जैसा भी है, नहीं मिलती तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बच्चों को डाउट आता है कि सर अभी आप अपग्रेड अपग्रेड बोल रहे हैं, ये अपग्रेड होता क्या है? ठीक है, ये अपग्रेड होता क्या है सर, ये तो बता दो। ये तो आया समझ में आ ही गया होगा अपग्रेड क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये होती है अपग्रेड की स्पेलिंग, ये मत समझना स्पेलिंग ना आती है। ठीक है, राउंड 1 में मान लो आपको राउंड 1 में बरेली में कॉलेज मिला। ठीक है, बरेली में आपको कॉलेज मिल गया राउंड 1 में। ठीक है, फिर राउंड 2 में आपको क्या करना है, लखनऊ मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं। तो राउंड 2 में आप बरेली मिल गया तो यहाँ पर आप अपग्रेड डाल देंगे, तो आपको लखनऊ कॉलेज अगर आपको मिलना होगा तो आपको लखनऊ का कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप फर्दर ये जो काउंसलिंग करा रहे हैं इसी को ही अपग्रेड बोलते हैं। अगर रैंक के हिसाब से लखनऊ मिल गया तो अपग्रेड हो जाएगा, नहीं मिला तो आपका वो अपग्रेड में नहीं आएगा, जो आपको मिला था वही रहेगा। ठीक है, अच्छा रेजिग्नेशन क्या होती है? एक पॉइंट बोलते हैं बच्चों की सर हमें रिज़ाइन देना है, वहाँ से कॉलेज से हटना है, तो रेजिग्नेशन कैसे होती है और क्या होती है? स्टूडेंट को खुद एमसीसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, और ये सब होने के बाद जैसे कि रेजिग्नेशन किसे बोलते हैं, जैसे आपको जो कॉलेज मिल गया, आपको वहाँ से रिज़ाइन देना, तो सीधे आप एप्लीकेशन वगैरह अपना लिखेंगे, कॉलेज वालों को देंगे, तो आपका वहाँ से अपग्रेड करा देंगे और आपको वहाँ से एडमिशन आपका कैंसिल करके रिज़ाइन करके आपका फर्दर आप कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हैं कुछ जो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस की हैं, और मेनली यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। और भी इसमें चैप्टर 2 आ गया आपका, ये भी आपको समझाएंगे केस। ठीक है, और बाकी इसमें आपको हमने शुरू में बताया था कि AMU BHU इन सब का अलग अलग क्या रोल होता है, ये भी हम आपको बता देंगे। वीडियो भी लंबी हो रही है, ठीक है, अभी बहुत कुछ आपको समझा दिया इसमें, या आप वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ इसमें आपको समझ में आएगा। और दूसरी बात बच्चों, आप हमारी पेड काउंसलिंग से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करिए 88 74 50 86 96। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। आपकी काउंसलिंग की जिम्मेदारी आयुष अपडेट टीम की होगी। देखिए, हमारा जो चैनल है नीट काउंसलिंग अड्डा, इसके फाउंडर आयुष अपडेट ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम बहुत टाइम से ही काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कराते थे पहले BAMS वगैरह स्टूडेंट की कराते थे, आयुष स्टूडेंट की कराते थे, BUMS की कराते थे, उसमें UG और PG आपका सब रहता था। तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास नीट के भी आते थे, सर MBBS की भी काउंसलिंग करा दो, उनके भाई बहन होते थे छोटे छोटे। तो इस बार और पिछले 2 साल से हम ऑलरेडी इसमें काउंसलिंग करा रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन हिसाब के इस बार आए हैं। ठीक है, तो नीट काउंसलिंग अड्डा आपका MBBS की भी काउंसलिंग करा रहा है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू जो भी MCC वेबसाइट पर आएगी और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ये अभी जो ब्रोचर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बचा है वो भी आगे आपको समझाया जाएगा। आप इस नंबर पे हमें संपर्क करिए और हमारी काउंसलिंग से ज्वाइन हो जाइए। आपको बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग कराई जाएगी, बेहतर तरीके से आपको बेहतरीन कॉलेज दिलाया जाएगा। बच्चों, अगर आपकी रैंक इसके आसपास है ना, 28,000 29,000 30,000 31,000 32,000, ये आपकी प्रीसियस रैंक है, बिल्कुल बॉर्डर रैंक है, तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कर जाती है। आपको एक काउंसलर की हेल्प बहुत ही ज़रूरी है, आपको एक काउंसलर की हेल्प लेना। आप खुद से सब कुछ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है, अब जिनकी 25,000 तक रैंक है तो उनको क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको बेहतर कॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनकी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है ना बच्चों? तो ठीक है, आप हमसे मैसेज करिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप हमसे ज्वाइन हो जाइए। कॉल या व्हाट्सएप हमें इस नंबर पे आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।